हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास कक्षा 11 फिजिक्स सेकंड पार्ट पहले ही चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहली ही क्लास है, आपको नोट्स अवेलेबल कराए गए थे तो उसकी पहली क्लास आज हो रही है। ये पहली और दूसरी दोनों क्लासेस इसी में ऐड हो जाएंगी। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण, क्योंकि हम जानते हैं जो पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो तीन अवस्थाएं हमारी पदार्थ की होती हैं। पहला जो हमने पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो होगा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। देन सुघट्यता या प्लास्टिसिटी क्या होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद विरूपक बल क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे, प्रत्यास्था की सीमा, प्रत्यानयन बल और उसके बाद प्रतिबल। और इससे आगे जो एक और टॉपिक आएगा वो आपका हो जाएगा विकृति। विकृति इसको स्ट्रेन बोलते हैं। और यहां पर हमें यह भी पढ़ना है प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकार 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे, समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो हमारा फिजिक्स है आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, आपने काफी मेहनत की है। कक्षा 10 में जो साइंस होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 पार्ट साइंस के बना दिए जाते हैं कक्षा 11 और 12 के लिए। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको ये 3 पार्ट दिए जाते हैं। तो फिजिक्स जो है वो साइंस का ही एक पार्ट है। इसके बारे में आप पहले लोग जानते हैं, पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको डिटेल से बता दिया गया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ठोसों के यांत्रिक गुण, मतलब पहले उससे पहले पढ़ लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होता है आपका ठोस, नंबर 2 होता है आपका द्रव और नंबर 3 होता है आपका गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और ये होता है हमारा गैस। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो हम ठोसों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो ठोस मटेरियल्स होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, वो क्या क्या मैकेनिकल मतलब यांत्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या दिखाते हैं हमको, और उनकी जो मुख्य प्रॉपर्टी होगी इस चैप्टर के लिए वो इलास्टिसिटी होगी। कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिससे इलास्टिसिटी नहीं होती, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनसे इलास्टिसिटी बनती ही नहीं है। कुछ में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, कुछ में थोड़ा बहुत पाई जाती है। हालांकि इलास्टिसिटी जो है हमारी वो कंप्लीटली किसी भी ठोस में नहीं बनती। किसी भी ठोस में इलास्टिसिटी, पूर्णतः इलास्टिक कोई भी पदार्थ नहीं होता है। तो उनसे जानने से, सभी चीजों का अध्ययन करेंगे, उससे जानने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ठोस क्या होते हैं। तो ठोसों को पढ़ने के लिए हम इनका इंटरनल जो बने हुए होते हैं, जो आंतरिक रूप से ठोस बने हुए होते हैं, उस बारे में जानेंगे। देखिए, कोई ठोस मटेरियल है तो वो मिलकर बना हुआ होता है हमारा अणुओं से। कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। और 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये ठोस पदार्थ है और ये इसके अंदर अणु हमने दिखाए हैं। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है और अणु आपस में एक आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। आकर्षण बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होगी। जब आकर्षण बल ज्यादा स्ट्रांग होगा तो अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होगी। तो ठोस वे पदार्थ हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम तथा उनके बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, वे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। दूसरी चीज, जो अणु होते हैं वो अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं, और वो कंपन एक निश्चित दिशा में करेंगे। यही कारण है कि ठोस पदार्थों का आयतन और आकृति निश्चित बनी रहती है। अर्थात ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन और आकार को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो था हमारा ठोस। ओके, अब हमें ठोस के बारे में स्टडी करनी है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन हम लिक्विड की भी जान लेते हैं। ये ठोस है, ये अणु है, ये कोई ठोस पदार्थ है, ये अणु है, ये ठोस पदार्थ, ये अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जिस कारण इनके बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम बनी हुई है।
अब अगर हम देखें कि लिक्विड में क्या होता है आंतरिक स्ट्रक्चर, तो लिक्विड की जो आंतरिक स्ट्रक्चर होती है उसमें भी अणु होंगे भैया, उसमें भी कौन होंगे, अणु। लेकिन लिक्विड के जो हमारे अणु होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों से कम होता है और अणुओं के बीच की दूरी ठोसों से अधिक होती है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, किसी लिक्विड पदार्थ का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इसके अणु एक तो थोड़ा दूर दूर होंगे, ये बन गए हमारे लिक्विड के। दूसरा जो इनका कंपन होगा वो एक निश्चित दिशा में नहीं होता, इनके बीच की दूरी ज्यादा होगी, आकर्षण बल ठोसों से कम होगा अणुओं के बीच, और इनका जो कंपन है वो किसी निश्चित दिशा में नहीं होता कि जो ठोस थे वो या ऐसा कंपन कर रहे थे इस दिशा में तो वो ऐसे ही कंपन करते रहेंगे, लेकिन द्रव के जो अणु हैं वो एक निश्चित दिशा में कंपन ना करके वो चारों तरफ को कंपन कर लेते हैं, जिस कारण ये अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, जिस कारण ये अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। आकार में परिवर्तन करने की मेन वजह क्या है कि जो अणु होते हैं उनके कंपन की दिशा एक निश्चित दिशा में नहीं होती, जिस कारण ये क्या कर लेते हैं, ये अणु यहाँ से इधर को भी जा सकता है, ये अणु यहाँ से इधर को भी जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि अगर ये यहाँ पर आया तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो ये मेंटेन रखेगा अपनी डिस्टेंस को, लेकिन अपनी स्थिति को बदल सकता है, अपनी स्थिति को बदल सकता है, लेकिन दूरी बराबर रखेगा। तो यही कारण है कि जो द्रव पदार्थ हमारे होते हैं वो जिस बर्तन में डाल दिए जाएं उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? चूंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बंधे हुए जरूर रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो बंधे हुए जरूर रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे कि इधर आधर हिल जुल सकते हैं, ये ऊपर को भी जा सकता है, ये नीचे को भी जा सकता है, ये इससे बंधा जरूर रहेगा। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, तथा जिनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित रहेगा, आकार निश्चित नहीं रहेगा। ठोसों में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहेंगे। अब आ जाते हैं हमारे गैसेस, कौन से पदार्थ होते हैं, गैस। तो भैया गैस वो पदार्थ होते हैं, देखिए कोई मटेरियल हमने यहाँ पर बनाया, ये बात तो हम जानते ही हैं कि सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने हैं, तो अणु जो है इसमें भी होंगे, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर शेप में लगे हुए नहीं होते हैं अणु, और उनकी दिशा भी कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं किधर को चले जाएं। ना तो ये एक दूसरे से अणु बंधे हुए होते हैं, ना ही किसी निश्चित दिशा में गति करते हैं, और ना ही अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल होता है। तो हम कहेंगे कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस वो पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच कोई निश्चित दूरी नहीं होती, कोई आकर्षण बल नहीं होता, तथा जिसके अणु मुक्त रूप से सभी दिशाओं में गति कर सकते हो, वे पदार्थ गैस कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। और इन पदार्थों को हम गैस कहेंगे, और इन पदार्थों का कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। इन पदार्थों का कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। तो हमने ये चीज सीखी है कि ठोस, द्रव और गैस, यदि तीनों का कंपैरिजन करें तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ठोसों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, द्रवों में कम होगा, और गैसेस में होता ही नहीं है। ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होगा, द्रव का आकार निश्चित होगा, द्रव का आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा, और गैसेस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। वो जिस बर्तन में डाल लेते हैं उसी बर्तन के आकार को और आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास में अगर 100 ग्राम गैस है, एलपीजी गैस है, तो आप उसे 100 ग्राम की बोतल, 100 ml की बोतल में ही भर सकते हैं, आप उसे 1 किलो की बोतल में ही भर सकते हैं, आप उसे 2 किलो की बोतल में ही भर सकते हैं, सभी बोतल में आ जाएगी। यदि आप 100 ग्राम गैस के कमरे के अंदर खोल दे तो पूरे कमरे में समा जाती है, तो उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आयतन नहीं है। तो ये तो बात हुई हमारे ठोसों के पदार्थ, जो हमारे पदार्थ हैं उनके अवस्थाओं की, ठोस, द्रव और गैस। अब आगे आ जाता है हमारा जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है, ये केवल इसका थ्योरी टाइप डिस्क्रिप्शन ही देना था हमें, वो हम आपको बता चुके हैं, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है आपका, जो मेन टॉपिक है वो है आपका प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इसको बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इसको इलास्टिसिटी बोला जाता है, और यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ये इसी पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए इलास्टिसिटी
क्या है, हमको ठोस पढ़ने तक वो हमने अवस्थाएं पढ़ ली। अब जो आगे चलेंगे वो प्रॉपर्टीज चलेंगी ठोस की, कि ठोसों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। उनमें से पहला गुण आ जाता है आपका प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता क्या है, यदि आप किसी ठोस पदार्थ को, जैसे ये ठोस पदार्थ है, यदि मैं इस ठोस पदार्थ को किसी इसके ऊपर बाह्य बल लगाऊं, बाहर से फोर्स लगाऊं, तो वो ठोस पदार्थ वो जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं, तो इस ठोस पदार्थ पर जो बाह्य बल लगाएंगे तो इसकी ऐसा हो सकता है कि अपनी आकृति में परिवर्तन कर ले। ऐसा हो सकता है कि अपनी आकृति में क्या कर ले भाई, परिवर्तन कर ले, और जैसे ही मैंने बल हटाया और तो ये अपनी आकृति को वापस ग्रहण कर ले। अगर किसी पदार्थ में इस प्रकार का गुण का पाया जाता है कि बाह्य बल लगाएं और वो अपनी आकृति को बदल ले, और जैसे ही बल हटाएं तो वो अपनी आकृति को या अपने आकार को वापस ग्रहण कर ले, तो उस ठोस पदार्थ का इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये रबर है, ये रबर है, ये इसकी लेंथ है भाई, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है। अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो ये रबर की लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को छोड़ा तो ये एक्चुअल अपनी पोजीशन में आ जाता है वहीं पर। तो इस रबर का ये गुण, जिसमें बाह्य बल लगाया और इसने अपनी लंबाई को बढ़ा लिया, जैसे ही आपने बल हटाया तो ये अपनी लंबाई को पुरानी लंबाई में वापस आ जाता है, इसका ये गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जब उस पदार्थ पर आप बाह्य बल लगाते हैं और उस पदार्थ की आकार में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जैसे ही आप बाह्य बल हटा दें तो वो अपने आकार को पुनः प्राप्त कर ले। उस पदार्थ का यह गुण जो पुनः प्राप्त कर लेता है, इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। अब ये जो गुण हमने कहा है कि ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई, तो ये कहलाई हमारी प्रत्यास्थता। उसके बाद आ जाता है हमारा सुघट्यता। सुघट्यता क्या होती है? सुघट्यता, घट्यता मतलब इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिसिटी मतलब आप बाह्य बल लगा रहे हैं, जो हमारा ठोस पदार्थ है उसने अपने आकार को परिवर्तित किया, जैसे रबर ने किया था, जैसे ही बल हटाया उसने अपने आकार को, जो उसका ओरिजिनल शेप थी, उसको वापस ग्रहण कर लिया, तो वो होगी इलास्टिसिटी का गुण है। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी वो होती है कि अगर आपने किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया और उसके आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही आपने बाह्य बल हटाया और वो अपने आकार को वापस जो पहला वाली शेप थी अगर उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, तो इस गुण को कहा जाता है प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। अर्थात यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसने अपनी शेप में परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन बल हटाने पर अपनी पुरानी जो शेप थी उसको ग्रहण नहीं कर पाया, तो उसका यह गुण क्या कहलाएगा? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। ओके, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे गीली मिट्टी है हमारे पास में, ये कोई गीली मिट्टी का टुकड़ा है और मैं इसे ऐसा दबा दूं तो हम देखते हैं वो गीली मिट्टी का जहां से हमने इसको दबाया है वहां से दबा ही रह जाता है, वो वापस नहीं आ पाता। तो जो ये गीली मिट्टी है उसको हमने दबाया, फोर्स लगाया और फोर्स फिर हटा लिया, लेकिन वो मिट्टी पर वहां से नीचे को गड्ढा सा ही बन जाता है, वो निशान इसी तरह से बना रह जाता है, तो वो कहलाता है इस पदार्थ का ये गुण कि वो वापस नहीं आ पाया, तो इसलिए इसका ये गुण कहलाता है सुघट्यता। ठीक है, यदि वो वापस आ जाता तो उस पदार्थ का गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। तो रबर को हमने एग्जांपल पहले हमने लिया था, अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? गूंदा हुआ आटा होता है हमारे पास में, यदि आटे पे ऐसे फोर्स लगा दे तो वो अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता है। और ये हमारे पास में गीली मिट्टी है, ये गीली मिट्टी पर हमने फोर्स लगाया तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाती है, तो इस प्रकार से ये गुण कहलाता है जो अपनी शेप में ना आए, सुघट्यता। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्रत्यास्थता और सुघट्यता में क्या डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आ जाता है आपका, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, वे वस्तुएं या वे ठोस वस्तुएं, वे ठोस पदार्थ जिनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, वे ठोस वस्तुएं, ठोस पदार्थ जिनके अंदर प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, उन वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। उन वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं या इलास्टिक वस्तुएं कहते हैं, तथा जिनके अंदर इलास्टिसिटी का गुण नहीं पाया जाता है
अर्थात उन जिनके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाता हो, सुघट्यता का गुण पाया जाता हो, उन वस्तुओं को सुघट वस्तुएं कहते हैं या प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। याद रहेगा। तो इलास्टिक वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी हमारी? रबर, स्टील जैसे स्टील का चम्मच होता है खाने का, यदि हम उसको हल्का सा बाहर से फोर्स ऐसा करें और छोड़ दें तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो उसका ये गुण क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। रबर, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी कैसे हैं? ये सभी इलास्टिक वस्तुएं हैं, अर्थात प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। यदि हम बात करें प्लास्टिक वस्तुओं की तो लिख लेते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं। अगर हम बात करें प्लास्टिक वस्तुएं, प्लास्टिक वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो गीली मिट्टी हमारी प्लास्टिक वस्तु है, गुंदा हुआ आटा हमारा प्लास्टिक वस्तु है, ठीक है। मोम हमारा प्लास्टिक वस्तु है। मोम को देखना, मोमबत्ती हो, यदि आप उस पर फोर्स लगाएं और फिर हटा लें तो वहां पर गड्ढा सा बन जाता है, इसलिए वो कैसी वस्तु कहलाएगी? प्लास्टिक वस्तु। इलास्टिसिटी का आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को हल्का सा इस प्रकार से खींचते हैं जैसे हमने रबर को खींचा था, तो स्प्रिंग के जो वो बने हुए होते हैं आपके खाने से तो वो इंक्रीज हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो वो गुण क्या कहलाता है उसका? स्प्रिंग का इलास्टिसिटी। अर्थात स्प्रिंग के अंदर क्या पाई जाती है? प्रत्यास्थता पाई जाती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें आगे चलना चाहिए। तो हमने सीखा है कि जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है ये हमने जान लिया है। उसके बाद हमने जाना है कि प्रत्यास्थता क्या होती है, ये हम जान चुके हैं। उसके बाद सुघट्यता क्या होती है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा विरूपक बल। देखिए विरूपक बल क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, कोई वस्तु है हमारे पास में, सपोज करो ये वस्तु है, ये तार है, ये स्टील का तार है, और मैं इसको नीचे से खींच रहा हूं तार को, या ये रबरी है और मैं इसे नीचे से खींच रहा हूं, तो बाह्य बल लग रहा है, बाहर से बल लग रहा है। तो इस वस्तु के ऊपर बाहर से जो बल लगाया जाता है उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस बल को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे यही रबर थी हमारे पास में, अभी जितने बल से मैं रबर को खींच रहा हूं नीचे को, ये ऊपर वाला स्टैंड फिक्स क्या हुआ है, मैंने ऊपर वाला हिस्सा फिक्स है, नीचे से खींच रहा हूं केवल, तो जितने फोर्स से मैं इसको नीचे से खींच रहा हूं वो बल क्या कहलाएगा? हमारा बाह्य बल या विरूपक बल। बाह्य बल का दूसरा नाम होता है विरूपक बल। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप और समझना चाहें तो जैसे ये हमारा तार था AB, इसके आप यहाँ पे कोई मास लटका दे, कोई द्रव्यमान की ऑब्जेक्ट वस्तु लटका दिया आपने m द्रव्यमान की, m kg की, तो बाह्य बल क्या हो जाएगा हमारा? F = mg, गुरुत्व बल के बराबर होगा। तो ये जो बाह्य बल है इसी को क्या कहा जाएगा? विरूपक बल। इस बाह्य बल को ही क्या कहेंगे? विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसकी शेप में परिवर्तन करने का कारक है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रत्यास्थता की सीमा। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा। देखिए प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा, इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हम क्या होती है जरा इसको ध्यान से देख लें। लिमिट प्रत्यास्थता की सीमा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए जब आप किसी स्प्रिंग को खींचे बाहर से, उस पर विरूपक बल लगाएं तो उसमें प्रत्यास्थता तो मिलेगी, लेकिन आप उसको एक इतने बल से यदि खींच दें कि वो वापस अपनी पोजीशन में ना आ पाए, आप देखते भी होंगे कि किसी स्प्रिंग को यदि ज्यादा खींच देते हैं तो वो तार जो है वो सीधा सा हो जाता है और वो वापस अपनी पोजीशन में स्प्रिंग नहीं बन पाती है। तो बाह्य बल की वो सीमा, वह अधिकतम बाह्य बल किसी वस्तु पर लगाया गया जिसको लगाने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण ना करे, अर्थात वहीं पर रुक जाए जैसी वो थी, अर्थात उसमें प्लास्टिसिटी का गुण बन जाए।
और तब प्लास्टिसिटी तो हो जाएगी जब आप बाह्य बल लगा रहे हैं और उसको हटाने पर भी वो पुरानी पोजीशन में नहीं आती है। तो वह अधिकतम बल जिसको किसी वस्तु पर लगाया और वो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को ग्रहण नहीं कर पाई, तो वो बल उस वस्तु के प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ओके, वो बल उस वस्तु के प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इनको क्लियर करना जरूरी है आगे पढ़ने के लिए। इसके बाद आ जाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे इसका नाम ही पता चला रहा है, रीस्टोरिंग, दोबारा से इकट्ठा करना, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग दोबारा से इकट्ठा करना, स्टोरिंग इकट्ठा, रीस्टोरिंग मतलब दोबारा से। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? देखिए अभी हमने बात करी थी विरूपक बल की, तो एक तार लिया था ए बी, ये तार लिया और यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाया जो विरूपक बल है। सपोज करें ये बल लगाने के बाद में ये तार जो है हमारा रबर का ही है, यदि इसकी स्टार्टिंग लेंथ L थी, तो ये बल लगाने के बाद में ये तो L है यहाँ से यहाँ तक, जब आप इसको नीचे से बल लगाओगे तो इसकी कुछ लेंथ बढ़ेगी और वो लेंथ कितनी बढ़ गई? वो डेल्टा L मान लिया हमने। ये बल लगाने के बाद में ये डेल्टा L बढ़ गई। यहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहाँ पे शो नहीं किया कि लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग की है, लगाया है। आप इसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, लोग इसको स्टार्टिंग की पोजीशन छोड़ते हैं, यहाँ पे दिखा दिया हमने। तो डेल्टा L लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई F बल लगाने पर। तो F बल लगाने पर जो डेल्टा L लेंथ इंक्रीज हुई है, ये कहां से आई? आई तो यहीं से ही है। तो जो अणु इनके बीच में थे, उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा था, अब आपने बाहर से तार पर बल लगाया तो उन पर प्रभाव पड़ा होगा। अर्थात जब आप किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु के अणुओं के बीच में विरूपक बल की दिशा में एक नया बल उत्पन्न हो जाता है। सभी अणुओं में एक नया बल उत्पन्न होगा जो उसको वापस उसकी प्रारंभिक पोजीशन में लाने का प्रयत्न करेगा। यही बल कारक होता है उसकी प्रारंभिक पोजीशन लाने के लिए। जैसे ही आप ये बल हटाएंगे तो इसके अणुओं के बीच में जो बल जनरेट हुआ है, जो बल बना है, वो बल वापस इसको प्रारंभिक पोजीशन में ले आएगा। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल क्या होता है? किसी वस्तु के अणुओं के बीच विरूपक बल के विपरीत दिशा में लगने वाला बल जो उस वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाने का कार्य करता है, वो बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। और साम्य अवस्था में प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग फोर्स F R हमेशा इक्वल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के। अर्थात जितना बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम से कक्षा 9 में हम अच्छे से पढ़े थे कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी विपरीत दिशा में उतना ही बल उस पर लगाएगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आप किसी तार पर विरूपक बल लगा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में अणुओं के बीच एक बल जनरेट होगा जिसको प्रत्यानयन बल कहेंगे, और साम्य अवस्था में वो बल हमेशा विरूपक बल के बराबर होगा। ओके, तो अगर हमसे प्रत्यानयन पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि वो विरूपक बल के बराबर है। अब आगे चलते हैं, ये पूरा हो जाता है यहाँ पे कि प्रत्यानयन बल क्या होता है? अणुओं के बीच में जनरेट होता है जो किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक पोजीशन में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, अब आगे वाला टॉपिक क्या आता है हमारा? प्रतिबल। यह आ जाता है हमारा प्रतिबल। क्या आता है बेटा? प्रतिबल। अब देखिए प्रतिबल क्या है? प्रतिबल क्या है कि अगर आप यही है, सपोज करें ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये इसका क्षेत्रफल है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो इसकी गोलाई होती है। ओके, ये क्या होती है? इसकी जो इसकी गोलाई होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके अणुओं के बीच जो प्रत्यानयन बल जनरेट हो रहा है वो एकांक अनुप्रस्थ काट पर जितना बल प्रत्यानयन बल जनरेट होगा, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना प्रत्यानयन बल जनरेट होगा उस बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक का मतलब होता है कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब एकांक होना चाहिए। तो एकांक, इसकी डेफिनेशन आपको लिखा दी गई है, यहाँ पर केवल एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो प्रतिबल क्या है? प्रतिबल किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर
जनरेट होने वाला या उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। और चूंकि हम पहले से कह चुके हैं कि जो प्रत्यानयन बल किसी वस्तु के अंदर जनरेट होगा वो हमेशा इक्वल होगा बाहर से जो लगाया गया बाह्य बल है या विरूपक बल के। तो हम इसकी डेफिनेशन दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगाया गया विरूपक बल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगाया गया विरूपक बल प्रतिबल कहलाता है। ओके, तो प्रतिबल क्या होता है हमारा? प्रतिबल इज इक्वल टू होता है विरूपक बल या बाह्य बल या प्रत्यानयन बल, कुछ कोई सा भी लिख सकते हैं, बाह्य बल अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बाह्य बल अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि मैं इसको और आगे थोड़ा डिटेल में लिखना चाहूं, प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाएगा बाह्य बल अर्थात F, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात A, तो प्रतिबल इज इक्वल टू हो गया F अपॉन A। यूनिट बनाए, मात्रक बनाएंगे इसका, F का मात्रक होता है न्यूटन, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा? प्रतिबल हो गया। अब यदि मैं इसका विमीय सूत्र बनाऊं तो बच्चों आपने विमीय सूत्र कक्षा 11 की पहली किताब में अभी पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट याद करें क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा m l t - 2, ये न्यूटन के, ये बल का विमीय सूत्र होता है, और मीटर स्क्वायर मतलब ये l स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा m l की घात -1 t की घात -2, ये विमीय सूत्र हो गया प्रतिबल का। ओके, प्रतिबल क्या है? एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जितना बाह्य बल लगाया जाता है वो बल का नाम क्या कहलाता है? प्रतिबल। यदि एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लें और बाह्य बल F मान लें तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा F अपॉन A, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिबलों के प्रकार। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य, आयतनात्मक और अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल, और उसके बाद बनती है हमारी विकृति। ये हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।